औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आप सबका मावन व मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको आपके अपने इल्म व अदब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम्स बड़े अच्छे से हो रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको इस इम्तहान में और इसके बाद ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाबी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। स्टूडेंट सब जानते हैं कि 2025 में उर्दू की नई बुक आ चुकी है। तो जो नई बुक है हम उसमें से लेक्चर्स कर रहे हैं और आज हमने करना है सबक नंबर 4। अल्हम्दुलिल्लाह पहले 3 असबाक कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम सबक नंबर 4 से शुरू करेंगे। जी, सबक नंबर 4 है क्या जी? एक उस्ताद अदालत के कटहरे में। बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। ये बेसिकली ऑटोबायोग्राफी है जिसको आप उर्दू में कहते हैं आप बीती, यानी कोई शख्स खुद अपनी जिंदगी के हालात वाकयात आपको सुनाए तो उसको आप बीती कहते हैं। तो ये अशफाक अहमद साहब की अपनी आप बीती है, जो राइटर है, शायर है, अदीब है, फ़िलासफ़र है और टीचर है। तो ये वाकया उनके एज ए टीचर पेश आया उनके साथ जब वो रूम में, यूरोप का एक शहर है जी इटली, और इटली का दारुल हुकूमत रूम है, रूम यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे उर्दू। तो वह एक इंटरेस्टिंग वाकया इनके साथ पेश आया जो हम इसमें पढ़ेंगे। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए बेहतर से बेहतर अंदाज में बात करूं। वो चीनी कहावत है ना जी, एक तस्वीर जो है 1000 अल्फाज से बेहतर होती है। तो पहले अब ज़रा पिक्चर्स में समझ लें ताकि आपको कहानी समझ आ जाए। जब आपको पहले समझ आ जाती है ना, फिर आप इंजॉय भी ज़्यादा करते हैं, लुत्फ भी उठाते हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है। तो आइए तस्वीरों की शक्ल में पहले कहानी देख लेते हैं, बाद में बुक से शुरू करते हैं। आसान सा ही है ये जी। ये है जी अशफाक अहमद, जिनकी आपने आप बीती पढ़नी है, और ये है जी उनकी किताब जाविया। इनकी किताबों का नाम भी जाविया था, एंगल यानी जिंदगी को देखने का जाविया, जिंदगी को देखने का अंदाज। और जो इनका टेलीविजन प्रोग्राम चलता था उसका नाम भी जाविया था, वो भी जाविये के नाम से चला करता था, जिसमें ये नौजवानों को नसीहतें किया करते थे। तो इससे पहले कि हम बात को आगे बढ़ाएं, आप अशफाक अहमद साहब को जरा देख लीजिए। मैं आपको उन्हीं की वीडियो सुनाता हूं। ये जिस तरह जो मैंने भी आपको बताया टेलीविजन प्रोग्राम जाविया है, तो ये देखिए नौजवानों की तरबियत किस तरह से करते थे और इनका अंदाज क्या था। तो लेट्स स्टार्ट। मैं समझता हूँ रिस्क का बंदोबस्त अल्लाह किसी न किसी तौर करता है, लेकिन मेरे पसंद के रिस्क का नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि ये मेरी पसंद का रिस्क होना चाहिए, मैं जो कुछ ख्वाहिश करता हूँ वो पूरी हो। तो हम लाडले तो हैं अल्लाह के, लेकिन इतने नहीं जितने हम खुद अपने आप को समझते हैं। हमारे बाबा जी कहा करते थे कि अगर कोई आदमी आपसे सर्दियों में रजाई मांगे तो उसको जरूर बंदोबस्त करें, क्योंकि सर्दी का मौसम है और उसको जरूरत है रजाई की। लेकिन अगर वो ये शर्त आयद करे कि मुझे प्लश की रजाई दो, तो फिर उसको बाहर निकाल दो कि नहीं, तेरी रिक्वायरमेंट जो है ये मुख्तलिफ होगी। तो मैं ये नहीं कहता, आपके जायज हैं, हालात ऐसे हैं, वक्त का दबाव बड़ा शदीद है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपकी वजह से, आपकी फॉरबेरेंस के साथ, आपकी बर्दाश्त के साथ ये हालात जो हैं वो बदल जाएंगे जरूर। जरा सा अंदर ही अंदर मुस्कुराने की जरूरत है। ये एक राज है जो यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़ाया जाता, स्कूलों में, इंस्टीट्यूशन में ये नहीं सिखाया जाता। जी जनाब, आपने अशफाक अहमद साहब को देखा भी और सुना भी। अब जब आप पढ़ेंगे तो आपके ज़हन में स्केच रहेगा। अच्छा, इसमें ना उनका अंदाज भी बयानी है। आप जानते हैं हम गुफ्तगू करते हैं ना, तो हमारा बोलने का अंदाज और होता है, लिखने का अंदाज और होता है, तहरीरी होता है। लेकिन जब आप ये सबक पढ़ेंगे तो वो लग रहा है कि वो लिखा हुआ नहीं पढ़ रहा है, लग रहा है आपसे बातें कर रहे हैं। बयानी अंदाज है उनका, हम इसमें तफसील से देखेंगे। तो बहरहाल ये जाविया उनकी बुक जहां से ये सबक लिया गया है। ये देखिए जनाब, ये है रोम, इटली का शहर। वाकया है जी दोपहर का। वो कहते हैं जी मैं पढ़ाता था तो एक दफ़ा दोपहर के टाइम रेडियो स्टेशन जा रहा था और रेडियो स्टेशन पे भी प्रोग्राम किया करते थे लाइव। तो वहाँ रिवाज ये है रूम में कि वरना दोपहर को लोग सो जाते हैं, कैलुला करते हैं, दोपहर की नींद करते हैं। हमारे यहाँ तो नहीं होता है ना ऐसा। आप लाहौर देखें, इस्लामाबाद देखें, कराची देखें, तो दोपहर को भी सड़कें खाली नहीं होती।
लेकिन रूम की एक रिवायत है, कल्चर है, वो कितने भी मसरूफ हो दोपहर को लाजमन आराम करते हैं। ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं कि दोपहर को सड़कें वहां बिल्कुल खाली होती है। तो अब अशफाक अहमद साहब अपनी गाड़ी में जा रहे हैं। ठीक है जी, सड़क खाली है। अब हुआ ये कि आगे एक राउंड अबाउट आया, इन्होंने घर जाना था और इस तरह राउंड अबाउट से मुड़ कर आना था। आपको पड़ता है जब मुड़ के आते हैं चक्कर पड़ता है। इन्होंने कहा यार क्यों ना शॉर्टकट ले लें, यानी बजाय इसके कि आप ऊपर से घूम के आए आप सीधे निकल जाए। ठीक है जी। अच्छा, सड़क भी खाली है, वो देख रहे हैं और बंदा भी कोई नहीं है। तो हमारे यहाँ ये होता है ना, हम शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं। हाँ, आप यहाँ भी देखिए जहाँ कैमरे लगे होते हैं हम बड़ा सिग्नल्स को फॉलो करते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं कि चलान हो जाएगा। जहाँ कैमरे ना हो तो हम भी तोड़ के निकल जाते हैं। तो है तो पाकिस्तानी ना, विदेशी मिजाज है उनका। तो उन्होंने भी कहा जी शॉर्टकट मारते हैं, शॉर्टकट मार के निकल गए। लेकिन काम तो गलत था। अब उन्होंने गाड़ी के बैक मिरर से, ये शीशे से देखा पीछे कि किसी की नजर तो नहीं पड़ गई। तो क्या देखते हैं कि पीछे पुलिस का सिपाही खड़ा है। उनको बैक मिरर से नजर आया, उन्होंने कहा जी काम खराब हो गया, मैं तो रूल्स वायलेट किए। तो अब उनसे गलती क्या हुई? एक गलती तो कर चुके ना, राउंड अबाउट को तोड़ा, ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा। दूसरी गलती क्या हुई? आप तस्वीर देखें, ये आपके लिए मैंने जनरेट कराई है, आप देखें, ये आपकी शक्ल भी आपको उनकी इशफाक अहमद जैसी लग रही होगी बहुत ज्यादा। तो उसकी तरफ तंज से मुस्कुराए, जिस तरह करते हैं किसी के इंसल्टिंग वे में। आप किसी तरफ देख के मुस्कुराते हैं इंसल्ट करने के लिए, तौहीन के लिए। यानी देखिए जनाब, होता है ना हमारे यहाँ, हम सिग्नल तोड़ के शर्मिंदा नहीं होते, हम बहादुरी दिखाते हैं। जनाब देखो मैं इतना बहादुर हूं, मैं सिग्नल तोड़ सकता हूं। जो डरपोक है वो तो खड़े हुए हैं, मैं तो बहादुर हूं, सिग्नल तोड़ सकता हूं। तो यूं इस तरह से उन्होंने स्माइल पास की। लिखा हुआ है उन्होंने उनकी तरफ फूल फेंका मुस्कुराहट का। सिपाही को ये बात अच्छी नहीं लगी। यानी एक तो आप जुर्म कर रहे हैं, ठीक है जी, ऊपर से मुस्कुरा भी रहे हैं। तो पहले तो सिपाही ने नजरअंदाज कर दिया कि चले जा रहे हैं तो जाने दे, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब उन्होंने यूं मुस्कुरा कर देखा तो सिपाही को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने जनाब सीटी बजा दी। सीटी बजाने का मतलब होता है रुकना, और यकीन करें वहां रुकने का मतलब होता है मौत। वहां ये तो नहीं ना कि आप बचत हो जाएगी, पैसे दे के छूट जाएंगे। वहां तो जब आप रूल्स तोड़ते हैं तो बड़ी भारी जुर्माने होते हैं। वो आकर खड़ा हो गया कि जी बताएं आपने ऐसा क्यों किया। इन्होंने बड़ी कोशिश की, पहले कहा मैं आपकी ज़बान नहीं जानता ये वो, लेकिन वो बात नहीं माना, उसे चालान काट दिया कि आपका मैं चालान कर रहा हूँ। तो अशफाक अहमद साहब रिक्वेस्ट की कि मेहरबानी करें जाने दें। तो उसने तंजन कहा, उन्होंने कहा अब चले जाते हैं ना, ये जो आपने पीछे मुड़ के मुझे मुस्कुरा के देखा तो आप ये ना करते ना, चुप करके निकल जाते। यानी पहले उसने चालान नहीं किया, लेकिन जब इन्होंने पीछे मुस्कुरा के देखा। अभी देखिए हमारे लिए सबक है इसके अंदर कि आपने जब रूल तोड़ लिया तो शर्मिंदगी होनी चाहिए ना। आप मुस्कुरा के देख भी रहे हैं, हीरो भी बन रहे हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल उसे चालान कर दिया और कहा कि आप जाके पोस्ट ऑफिस में जमा करा दें। अब अशफाक अहमद साहब से एक गलती तो ये हुई कि इन्होंने वायलेट किया सिग्नल। दूसरी गलती हुई मुस्कुरा के देखा। तीसरी बात, जब चालान हो ही गया था जाके जमा करा देते। 12 ने चालान था, 12 ने सिर्फ 75 पैसे, बड़ा मामूली सा चालान बनता है, लेकिन उन्होंने परवाह ही नहीं की। हम पाकिस्तानी है ना, तो जब तक सर पे ना पड़े, एक नोटिस आया, दूसरा नोटिस आया, तीसरा नोटिस आया, उन्होंने परवाह ही नहीं की। तो जनाब अब अदालत से नोटिस आ गया कि अब अदालत पेश हो। अब ये जानते थे गैर मुल्क है और ये बड़ी परेशानी की बात हो सकती है अदालत में पेश होना, लेकिन अदालत में पेश होना पड़ा। ये देखिए जी, अशफाक अहमद साहब अदालत में खड़े हैं। अच्छा ये ना समझिएगा, असल तस्वीरें हैं ये मैंने एआई से जनरेट करवाई हैं। मैं कोशिश करता हूँ एआई की हेल्प लूँ। तो देखिए बिल्कुल अशफाक अहमद साहब ही लग रहे हैं, और कितना मासूम सा चेहरा है, डरे हुए हैं, मासूम बने हुए हैं। जब हम जुर्म करते हैं ना, भीगी बिल्ली बन जाते हैं, मासूम सा चेहरा बना लेते हैं ताकि हमें माफ़ी मिल जाए। ठीक है जी। तो कोर्ट में पेश हुए। जब कोर्ट में बताया कि मैं एक उस्ताद हूँ तो अदालत ने बड़ी इज्जत की उनकी, बड़े ऑनर से पेश आए। लेकिन साथ ये भी कहा कि आप उस्ताद हैं और हमें उस्तादों ने बताया है कि कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए, आपने कानून तोड़ा है तो आपको जुर्माना होगा। उनको प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा दिया, इज्जत बहुत दी, लेकिन साथ ही जुर्माना भी कर दिया। तो इसमें यही बताया गया है कि यानी बुनियादी, अब समझ गए आप बीती क्या है। एक दिलचस्प सी बात है, बताया ये गया है कि वहाँ उस्ताद की कितनी कदर है और कितनी अहमियत है और कानून पे कितना अमल होता है। अब देखिए डेयर स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश की है कि सारी चीज़ आपको बता दूँ, समझा दूँ, बस यही कुछ है। सादा सादा अल्फाज हैं, इसके अंदर कोई मुश्किल अल्फाज नहीं। जिस तरह मैंने भी आपको बताया
आपको यूं लगेगा नहीं कि आप पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा कि आप अशफाक साहब आपसे बातें कर रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ दिलचस्प अंदाज में आपसे पेश करने की। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मुसन्नफ़ का तारुफ देख लेते हैं। आपने बहुत लंबा चौड़ा तारुफ नहीं, मुख्तसर सा तारुफ कराना होता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ज़्यादा बातें इसलिए बताता हूँ ताकि कुछ भूल जाए तो कुछ याद भी रह जाए, आपने इतनी डिटेल नहीं लिखनी होती जी। एक उस्ताद अदालत के कटहरे में, कटहरा क्या होता है जी? विटनेस बॉक्स। विटनेस बॉक्स बना होता है, वो जो गवाह होता है वो कटहरे में खड़ा होता है, या मुलजिम खड़ा होता है जिससे सवाल जवाब करती है पुलिस या वकला। ठीक है जी। तो वो है जी एक उस्ताद अदालत के कटहरे में। उस्ताद खुद इशफाक अहमद साहब हैं, अपनी आप बीती सुना रहे हैं। उम्र है इनकी 79 साल, 79 ईयर्स। पहले मुख्तसर सा तारुफ देख लेते हैं। इशफाक अहमद का नाम है, लेकिन मारूफ थे ये बाबा तलकीन शाह के नाम से। तलकीन एडवाइस करना, नसीहतें करना, नसीहत किया करते थे। जिस तरह भी आपने देखी, बता रहे थे कि मल्ला के लाडले तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये नसीहत का अंदाज था उनका। वालिद हैं इनके जी डॉक्टर मोहम्मद खान, लाइफ स्टॉक डॉक्टर हैं, यानी जिसको आप एनिमल डॉक्टर कहते हैं। पैदा हुए होशियारपुर में जो इंडिया में है। BA तक फिरोजपुर से तालीम हासिल की, इंडिया का इलाका। पाकिस्तान बना तो हिजरत करके पाकिस्तान आ गए। GC से यानी गवर्नमेंट कॉलेज से इन्होंने MA उर्दू का इम्तहान पास किया और उसमें इन्होंने पहली पोजीशन ली। इशफाक अहमद साहब ने टॉप किया, पहली पोजीशन ली। इन्हीं के क्लास फेलो थी बानो कुदसिया, उन्होंने दूसरी पोजीशन ली। इशफाक अहमद साहब की पहली पोजीशन थी, बानो कुदसिया की दूसरी पोजीशन थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, दोनों एक दूसरे की पोजीशन पर आ गए। मतलब इनकी शादी हो गई तो वो इनकी बीवी बनी और सारी ज़िंदगी बड़ा अच्छा खूबसूरत साथ निभाया बानो कुदसिया ने। लेकिन ये इंटरेस्टिंग सी बात आपको बताई कि किस तरह से उनका ताल्लुक बना जी। मुलाजमत की बात करें तो इशफाक अहमद साहब बुनियादी तौर पे मुलाजिम थे। ठीक है जी। दयाल सिंह कॉलेज में प्रोफेसर है। ठीक है जी। और फिर ये मैंने भी आपको बताया इटली के शहर रोम चले गए और रोम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी खिदमत अंजाम दी। 1967 में डायरेक्टर बने मरकज़ी उर्दू बोर्ड के। ठीक है जी। और इस इदारे को बड़ी तरक्की दी। अदबी मकाम की बात करें तो 20वीं सदी, आप जानते हैं ना 21वीं सदी चल रही है, यानी पिछली सदी जो गुजर गई, 20वीं सदी के अहम ड्रामा निगार भी हैं, सफ़रनामा निगार भी हैं, फीचर निगार भी हैं, मुतरजम यानी ट्रांसलेटर, मुहक्किक हैं, शायर हैं, फ़लसफ़ी हैं। लेकिन जो आपका बुनियादी हवाला है वो ये है कि आप किस्सा गो अदीब है, यानी किस्से कहानियों की शक्ल में नसीहत करते हैं, कहानी नवीस से मुख्तलिफ नो यानी डिफरेंट तरह की कहानियां लिखते हैं। तो आपकी वजह शोहरत किस्सा गोई है और जाविया प्रोग्राम, जिस तरह भी आपने क्लिप सुना, इनकी बुक का नाम भी जाविया और टेलीविजन प्रोग्राम जाविया के जरिए नौजवानों की तरबियत का काम करते थे, जो जिस तरह भी आपने देखा। इनके असलूब की बात करें, असलूब क्या होता है जी? असलूब कहते हैं राइटिंग स्टाइल को, लिखने का अंदाज। तो सहल है यानी आसान है। इनके यहाँ आपको मुश्किल अल्फाज नहीं मिलेंगे, बिल्कुल आसान सादा सादा से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, बेतकल्लुफ़ अंदाज़ बयान है। आपको ये नहीं लगता आप पढ़ रहे हैं, आपको लगता है वो आपसे बातें कर रहे हैं, सुन रहे हैं। मुनफरिद शीरीं मीठा लहजा है, आसान अल्फाज को चुनाव, इंसानी नफ्सियात का बयान करते हैं, जिस तरह अभी आपने वीडियो में भी देखा। तसानीफ इनकी बात करें तो 50 के करीब इन्होंने किताबें लिखी। एक मोहब्बत, 100 अफसाने, सफ़रे मीना, उजले फूल, मन चले का सौदा, ये ड्रामा चलता भी रहा टेलीविजन पे ड्रामाई शक्ल में। हैरत करदा, नंगे पाँव, तलकीन शाह, टाली थले पंजाबी में, उच्चे बुर्ज लाहौर दे, ताल्लुक लाहौर से था। तोता कहानी, जाविया, जाविया टेलीविजन सीरीज़ भी है और इनकी बुक्स के नाम भी हैं। खट्टा बटिया यानी ज़िंदगी में क्या खाया कमाया और सफ़र दर सफ़र। एजाज़ात की बात करें तो तमगा हुस्ने कारकर्दगी मिल चुका इनको हुकूमत पाकिस्तान से। सितारे इम्तियाज़, हलाल इम्तियाज़ के एजाज़ात ये हासिल कर चुके हैं। ठीक है जी। तो मैंने कोशिश की है कि जी तारुफ में आपका कंसेप्ट बड़ी हद तक क्लियर हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट जी। सबक नंबर 4, बाकायदा हम रीडिंग करते हैं और साथ साथ देखते हैं। एक उस्ताद अदालत के कचहरे में, तो लिखते हैं जी, जिस ज़माने में मैं रोम में लेक्चरर था, लेक्चरर आप जानते हैं उस्ताद, और अभी बताया इटली का कैपिटल रोम शहर और यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। मैं सबसे यंगेस्ट प्रोफेसर था। यंगेस्ट आप जानते हैं नौजवान। ये नीचे देखें जी, अल्फाज मायने भी लिखे हुए हैं, साथ साथ ये आपको नज़र आ रहे होंगे ताकि आपको बात समझने में आसानी रहे।
जी यूनिवर्सिटी में छुट्टियां थीं, गर्मियों का ज़माना था। दोपहर के वक्त रेडियो स्टेशन पर मुझे उर्दू ब्रॉडकास्ट करनी पड़ती थी। ब्रॉडकास्ट क्या होता है जी? रेडियो नशरियात। अब क्योंकि एक टीचर थे ना, वो पढ़ा तो नहीं रहे, और आप जानते हैं जब बंदा मुल्क से बाहर होता है ना, ये भी होता है चार पैसे बंदा कमा ले, काम तो है नहीं, तो रेडियो प्रोग्राम भी किया करते थे। तो हुआ ये, यानी ब्रॉडकास्ट कहते हैं रेडियो के जरिए अपनी आवाज़ को दूर दूर तक पहुंचाना। ठीक है जी, आगे चले, बयान करते हैं कि दोपहर के वक्त लोग कैलूला करते थे। कैलूला कहते हैं जी दोपहर को खाने के बाद, दोपहर के खाने के बाद थोड़ी देर आराम करना। आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं नीचे मुश्किल अल्फाज के मायने मैंने साथ साथ लिख दिए हैं, आपकी बुक में तो एंड पर दिए हुए ना, मैंने साथ साथ लिख दिए ताकि लिए आपकी आसानी रहे। 4 बजे तक सोते थे और रूम की सड़कें तकरीबन खाली होती थी। आप पिक्चर देख चुके हैं। कारपोरेशन ने इंतजाम किया। कारपोरेशन क्या होता है जी? लोकल गवर्नमेंट, यानी एक तो सेंट्रल ओवरऑल गवर्नमेंट होती है, यानी जिस तरह आप इस्लामाबाद की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इस्लामाबाद, तो इस तरह वहाँ की जो लोकल मकामी गवर्नमेंट थी, उन्होंने इंतज़ाम कर रखा था कि पानी के होज लगाकर सड़कें धोते थे। होज आप पानी की टैंकियाँ कह लें, ज़खीरा कह लें, यानी पानी स्टॉक करके उससे फिर सड़कें धोते थे। शाम तक सड़कें ठंडी भी हो जाती। 2 फायदे हो गए, धुल भी गई, लोग सो रहे हैं, सड़कें खाली हैं, लोग डिस्टर्ब भी नहीं हुए। यानी वहाँ देखिए, वहाँ हुकूमत लोगों का कितना ख्याल करती है कि लोग डिस्टर्ब ना हो। जब दोपहर को लोग सोए होते हैं उस वक्त धोया जाए, ट्रैफिक का फ्लो भी डिस्टर्ब ना हो। ठीक है जी, सड़क साफ भी हो गई, ठंडी भी हो गई। शाम को लोग निकलते हैं तो सड़कें ठंडी हो चुकी हैं, यानी गर्मी खत्म हो चुकी। सड़कों को दौरे इक्का दुक्का, यानी कहीं कहीं कोई ट्रैफिक की सवारी आती जाती थी तो मैं अपनी गाड़ी चलाता हुआ जा रहा था। देखिए, कोई मुश्किल लफ्ज नहीं है, बयान करने का अंदाज बिल्कुल सादा सा। अब देखिए, इंसान के साथ एक देसी मिजाज चलता है। देसी मिजाज क्या जी? हम पाकिस्तानी है ना, जहां जाएंगे पाकिस्तानी वाली हरकतें करेंगे। यानी वो जो हमारा, हमने जो चीजें सीखी होती हैं, जो हमारी फितरत का हिस्सा बन जाती हैं, तो फितरत तब्दील नहीं होती बाहर जाकर भी। ठीक है, इसको देसी मिजाज लिखा। आदमी कहीं भी चला जाए, देसी मिजाज साथ साथ चलता है। तो मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने देखा कि गोल दायरा, जिसको आप राउंड अबाउट कहते हैं, जो ऊपर से चक्कर काट के आना होता है, इसके ऊपर से चक्कर काट के आऊं, फिर अपने घर की तरफ मुड़ूं, तो बड़ी बेहुदा बात है, मतलब फजूल सी बात है। बीच में से निकल चलते हैं, शॉर्टकट मारते हैं। ठीक है, दरमियान से निकल चलते हैं। मुझे एक शेर याद आया, वो शायर कहते हैं जी, शेर जहन से निकल गया, सॉरी, शेर जहन से निकल गया शेर जी। कहते इज्जत कौन देखता है, दोपहर का वक्त है तो बीच में से गुजरा। देसी मिजाज, खानदान और माहौल से सीखी हुई आदतें जो हम अपने माहौल से इनहेरिट करते हैं जी। वहां एक सिपाही खड़ा था, ट्रैफिक का सिपाही, वार्डन। उसने मुझे देखा, उसने परवाह नहीं की, जाने दिया कि ये जा रहा है, बस ठीक है जा रहा है, मतलब कोई नोटिस नहीं लिया। उर्दू में कहते हैं ना, आ बहल मुझे मार, नोटिस नहीं लिया। लेकिन जब इन्होंने मुस्कुरा कर देखा ना तन से, तो फिर उसने अपनी शर्ट फील की, फिर उसने नोटिस लिया। तो कहते हैं जब मैंने देखा, शीशे में से गर्दन घुमा के, यूं आप शीशे में से बैक मिरर से देख रहे होते हैं, तो मुझे थोड़ा सा याद पड़ता है, मैं तंजन मुस्कुराया। आपने पिक्चर्स में देखा तन से मुस्कुराना, यानी किसी की इंसल्टिंग वे में। कुछ अपनी फैट के ऊपर, फैट कहते हैं जी खुशकिस्मती, निकल गई मजे से, मुझे रोका ही किसी ने नहीं। मैंने कुछ अपनी कामयाबी के ऊपर, मैंने खुशी मनाने के लिए मुस्कुराहट का फूल उसकी तरफ फेंका, तन से मुस्कुराया। जब उसने ये देखा कि इसने मेरी ये इज्जत की है, तो उसने सीटी बजाकर रोक लिया। यानी ये इज्जत की मतलब बेइज्जती की। सिपाही को इंसल्ट फील हुई ना कि मैं तो जाने दिया है, नोटिस नहीं लिया, लेकिन मुझे देख के मुस्कुरा भी रहा है, तो अब उसने इंसल्ट फील की। तो मुस्कुराहट का फूल फेंकना क्या मतलब? यानी किसी को देखकर मुस्कुराना। अब वहां सीटी बजना मौत के बराबर था, रुकना भी था। मैं रुका। इशफाक अहमद साहब अपनी बायोग्राफी बता रहे हैं, वो आगे आ गया और आकर खड़ा हो गया, पहले सल्यूट किया। देखिए वहां कितनी इज्जत है। यहां तो पुलिस अवाम की इज्जत ही नहीं करती हमारे मुल्क में। वलायत में रिवाज है, वलायत कहते हैं जी प्रदेश, यानी मुल्क से बाहर हो। आमतौर पर ये लफ्ज यूरोप के लिए बोला जाता है, और ख़ासतौर पर इंग्लैंड के लिए, क्योंकि यहाँ से लोग इंग्लैंड ही ज़्यादा जाते थे। तो ये इंग्लैंड तो बहरहाल नहीं है, यूरोप है, यानी मुल्क से बाहर है, ब्रॉड।
तो वलायत में रिवाज है कि जब आपका चालान करते हैं, आपको पकड़ना होता है, तो सबसे पहले आकर सलूट मारते हैं। तो उसने खड़े होकर सलूट मारा, यानी समझ आ गई कि जनाब बेटा जी चालान हो गया। अब मैं अंदर थर थर कांप रहा हूं, यानी उस वक्त तो परवाह नहीं की, शॉर्टकट ले लिया, लेकिन अब मैं कांप रहा हूं। शीशा मैंने नीचे किया तो कहने लगा कि आपका लाइसेंस। अब बहाने देखें, जिसको इंग्लिश में आप लेम एक्सक्यूजेस कहते हैं। भाई गलती हो गई तो मान लेना, गलती हो गई है तो मान ले, अब एक्सक्यूज कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं आपकी जुबान नहीं जानता। हम कोशिश करते हैं ना दाएं बाएं निकलने की। उसने कहा भली चंगी तो बोल रहे हो, भली चंगी यानी अच्छी भली, कि आप तो क्लियरली इंग्लिश बोल रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो, जानते क्यों नहीं। मैंने कहा मैं नहीं जानता, तो मैं ऐसे झूठ बोल रहे हो। यानी बोल भी रहे अंग्रेजी और उसको कह रहे मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तो नहीं जानता। तो सिपाही समझ गया लेम एक्सक्यूज है। उसने कहा आप अपना लाइसेंस दे। तो मैंने कहा फर्ज करें जिसके पास लाइसेंस ना हो तो वो क्या करे। यानी अब बता रहे हैं कि एक्चुअली मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है, रूल्स भी तोड़ा है, तंजन देख के मुस्कुराए भी लाइसेंस भी नहीं है। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं आपका चालान कर देता। जाहिर है रूल्स तोड़े हैं तो चालान तो बनता है, चालान तो होगा। ठीक है जी। यह वहां पर सिटी बजना मौत के बराबर। हमारे यहां तो लोग जुर्म करके छूट जाते हैं ना, वहां नहीं छूटते, ज़हन में रखिए। वो रुका, वो आगे आ गया और आगे आके खड़ा हो गया, सैल्यूट किया। ठीक है जी, हम पढ़ चुके थे। और कहा कि जी आपका चालान करते हैं। तो क्या है जी, वलायत में रिवाज है कि जब आपका चालान करते हैं तो पहले सलूट मारते हैं। आपको पकड़ना होता है कि सलूट करते हैं, सलूट किया। मैं अंदर थर थर कांप रहा था। यहां तक हमने देख लिया था जी। ठीक है जी। आगे भी देख लिया था कि पहले तो कोशिश की राइटर ने कि बचत हो ही जाए, पैसे ना देने पड़े। कहा मैं आपकी ज़ुबान नहीं जानता। उसने कहा नहीं जी ज़ुबान तो आप जानते हैं, अच्छी बड़ी बोल रहे हैं। और साथ ये भी कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो फिर आखिर मुझे कहना पड़ा, मैंने कहा जी अगर लाइसेंस ना हो तो। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं आपका चालान कर देता हूँ। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, तो आगे से शुरू करते हैं। उसने कहा कोई बात नहीं, आपका चालान कर देता हूँ, पर्ची फाड़ कर ये आप ले जाए। यानी चालान की पर्ची, चालान वो करके ना, आपको पता है एक पेज अंदर रहता है, एक वो दे देते हैं, और जुर्माना जमा करा दे। मैं तो ऐसे ही हाँ करा था। हाँ करना क्या होता है जी, मतलब बेतुकी बात करना, फर्जी बात करना, गलत बात करना। ठीक है जी। अब वो मान रहे हैं मैं तो आपसे मजाक कर रहा था कि मैं जबान नहीं जानता, ये तो मेहरबानी करें, मैं तो ऐसे ही हाँ करा था। ये नहीं गोया अपनी गलती एडमिट कर रहे हैं, मुझसे गलती हो गई। उसने मुस्कुरा कर कहा गलती हो गई थी तो चले जाते। बात समझ रहे हैं। हुआ ये कि जब राइटर निकल रहा था तो उसने नोटिस नहीं लिया, उसे जाने दिया। उसको बुरा कब लगा, जब बैक मिरर में उसको देखकर मुस्कुराए। उसने कहा अच्छा, एक तो कानून भी तोड़ते हैं, फिर कानून का मजाक भी उड़ाते हैं। तो उसने अब कहा कि गलती हुई थी तो चले जाते। उसने बगैर पूछे कॉपी निकाली, चालान कर दिया। और चालान भी बड़ा सख्त 12 आने। चालान क्या होता है जी, मुलजिम पर जब कोई इल्ज़ाम लगाया जाता है तो पर्चे पे लिखा जाता है कि आपने ये जुर्म किया और उसके अगेंस्ट ये सज़ा है या जुर्माना है, उसको चालान कहते हैं। पर्ची फाड़ना यानी चालान कर देना। हाँ करना भी आपको बताया, बिला सोचे समझे बात करना। मैंने ले ली पर्ची। ये इशफाक अहमद साहब का आपको बताया था, बायोग्राफी है, यानी वो खुद अपना वाक़या सुना रहे हैं। मैंने कहा मैं इसको लेकर क्या करूं। अब देखिए वो अगेन एक नॉन सीरियस बिहेव करें। सबको पता है चालान की पर्ची का मतलब ये होता है आपने चालान जमा करवाना होता है। ठीक है जी। लेकिन वो भी जिस तरह ना कोई मजाक के मूड में हो। तो उसने कहा आप किसी भी करीबी डाकखाने में मनी ऑर्डर की खिड़की पर जमा करवा दें। मनी ऑर्डर क्या होता है जी, अब तो खैर ऑनलाइन हो गया ना, आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, पहले ऐसा नहीं होता। मनी ऑर्डर ये है कि आप पैसे जमा कराते डाकखाने में। ठीक है जी। तो वो फिर गवर्नमेंट आगे भेजती थी, जिस तरह किसी ने अपने बच्चों को भेजना हो या बच्चों ने बाप को भेजना हो। तो यानी मनी ट्रांसफ़र जिस तरह आप मोबाइल के ज़रिए करते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, वो डाकखाने के ज़रिए होता था। उसको मनी ऑर्डर कहते हैं। यानी आप फॉर्म पुर करते हैं कि मैं इतने पैसे दे रहा हूँ फलां बंदे को, ये पहुँचा दिए जाए।
बस वहाँ कचहरी नहीं जाना पड़ता। कचहरी कहते हैं जी अदालत, यहाँ तो अदालतों में धक्के खाने पड़ते हैं ना, वहाँ अदालत नहीं जाना पड़ता, धक्के नहीं खाने पड़ते। बस आपको जुर्माना हो गया, आप डाक खाने में देंगे तो बस जुर्माना हो गया, जमा कराएं, कहानी खत्म। जब मैं चालान करवा के वापस घर आया तो मैंने अपनी लैंड लेडी से कहा मेरा चालान हो गया। लैंड जमीन को कहते हैं, लेडी आप जानते हैं खातून को कहते हैं। यानी वहीं किराए के घर में रहते थे ना, तो जिस खातून के घर में ये किराए पे रहते थे, यानी आप सिंपल समझ लें मालिक मकान खातून, ठीक है, जिसको लैंड लेडी कहा जाता, तो उसको जाकर बता दिया मेरा चालान हो गया। कहने लगी आपका, मैंने पूछा आपका चालान हो गया है। देखिए वहां जुर्म बुरा समझा जाता है। हमारे यहाँ तो लोग जुर्म करके फख्र महसूस करते हैं ना कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। मगरब में ऐसा नहीं होता, वहां लोग कानून का एहतराम करते हैं। ठीक है जी। मैंने कहा मैं क्या करूं, उनसे मशवरा कि मुझे क्या करना चाहिए। अब उनको ऐसे लगा, उनको मतलब उस खातून को भी उसके घर वालों को भी, उनको ऐसा लगा कि हमारे घर में जैसे एक बड़ा मुजरिम रहता है। और उसने अपनी बेटी को बताया कि प्रोफेसर का चालान हो गया है, यानी गोया मैंने कोई बड़ा गलत काम कर दिया। हमारे यहाँ तो हम चालान को बुरा नहीं समझते ना, लेकिन जिस तरह मैंने भी आपको बताया कि वहां कोई जुर्म करे तो उसको बहुत बुरा समझा जाता है। बुढ़ी माई थी उनकी सास, यानी ओल्ड वुमेन कह लें आप, यानी जिस खातून के घर रहते थे आगे उनकी भी सास थी। उसको बताया, सारे रोते रोते मेरे पास आ गए। यानी इस बात को बड़ा सीरियस लिया कि चालान हो गया, उनके लिए बड़ी बात। मैं बड़ा डरा कि या अल्लाह ये क्या। कहने लगे तू शरीफ आदमी लगता है, अच्छे खानदान का, अच्छे घर का लगता है, हमने तुझे ये कमरा किराए पर दिया हुआ है, लेकिन तू वैसा नहीं निकला। मतलब वैसा नहीं निकला यानी हम तुझे शरीफ समझते थे, लेकिन तू शरीफ नहीं निकला, तू तो चालान करवाया, मतलब तू क्रिमिनल है, जराइम पेशा बंदा है। खैर घर खाली करने को तो नहीं कहा। जो बुढ़ी माई थी उनकी सास, उसने कहा हो तो गया है बरखुरदार चालान, लेकिन किसी से जिक्र ना करना, महल्लेदारी का मामला है। अगर उनको पता चल गया कि इसका चालान हो गया तो बड़ी रुसवाई होगी, रुसवाई, शर्मिंदगी, बदनामी, लोगों को पता चलेगा। मैंने कहा नहीं, मैं पता नहीं लगने दूंगा। अब डेस्टोरेट साहब देखिए कोई मुश्किल लफ्ज नहीं है, और अंदाज भी देखिए तहरीरी नहीं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक होता है तहरीरी अंदाज, लिखने का अंदाज और होता है, उसमें हम जरा मुश्किल लफ्ज भी बोलते हैं, लफाजी भी करते हैं, बोलने का अंदाज और होता है। तो आप ये देखिए बयानी अंदाज है, ये ऐसा लगता है कि जिस तरह पढ़ नहीं रहे, बल्कि लगता है कि हम से वो गुफ्तगू कर रहे हैं। जी, मेरी लाउबाली तबीयत। लाउबाली कहते हैं जी जो जवानी में ना एक जल्दबाज सा होता है बंदा, वो आई डोंट केयर वाला स्टाइल। जवानी में बंदा इतनी परवाह नहीं करता। 26 साल की थी, आपने पढ़ा कि यंगेस्ट प्रोफेसर थे, नौजवान थे। चालान जेब में डाला, निकल गया दोस्तों से मिलने, यानी भूल गया। जेब में डाला का मतलब भूल गया। अगले दिन मुझे जमा करवाना था, भूल गया, सारा दिन गुजर गया। यानी ऑर्डर ये था कि आप कल को ये चालान जमा करवा दें अदालत जाके, क्योंकि उस दिन तो टाइम खत्म हो रहा था, तो उनको चाहिए था जमा करवा देते, नहीं करवाया, भूल गए। या आप ये कहें कि परवाह ही नहीं की, परवाह ही नहीं की। उससे अगले दिन असूलन मुझे जमा करवा देना चाहिए था, तो मैंने कपड़े बदले तो पुराने कोट में रह गया, वो चालान की जो पर्ची पुराने कोट में रह गई, कोट चेंज कर लिया। ठीक है जी। लाउबाली तबीयत लिखा हुआ है, गैर संजीदा मिजाज, यानी जब आप किसी चीज को सीरियस नहीं लेते तो ये उस मौके पे बोला जाता है। जी, शाम के वक्त मुझे तार मिला कि जनाब प्रोफेसर साहब, तार कहते हैं जी टेलीग्राम को। अब तो आपको ईमेल और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का पता ना, पहले बाकायदा टेलीग्राम आया करते थे। यानी ये समझ लें कि गवर्नमेंट की तरफ से, या कोई प्राइवेट भी कर सकते थे, वो आप ये समझ लें इलेक्ट्रॉनिक लेटर, खत तो आप लिख कर भेजते हैं ना, यानी वो टाइप किया हुआ लेटर आपको कोई भी भेज सकता था, गवर्नमेंट भेज सकते थे, उसको हम कहते थे तार, टेलीग्राम। ठीक है जी। तो अब तार आ गया, ज़ाहिर है गवर्नमेंट की तरफ से आया,
और उस तार पे क्या लिखा हुआ था, मोहतरमी जनाब प्रोफेसर साहब, फलां फलां मकाम पर, फलां चौराहे पर, यानी फलां जगह पर आपका चालान कर दिया था फलां सिपाही ने, यानी सिपाही का नंबर तक नहीं, लिख दिया कि फलां जगह पे सिपाही, उसकी जो नंबर होता है बैलेट नंबर, लिख दिया, ये नंबर है आपके चालान का नंबर भी बता दिया। आपने अभी तक कहीं भी चालान के पैसे नहीं जमा कराए, कहीं भी। कहीं भी का मतलब है कि नहीं, किसी भी डाकखाने में जमा करवाए जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि स्पेशल एक जगह जाए, जो आपको करीब है वहीं जमा करा दें। ये बड़ी हुक्म अदूली है। हुक्म अदूली जी लॉ को वायलेट करना, नहीं हुक्म ना मानना, कोर्ट का ऑर्डर ना मानना, मेहरबानी फरमा कर इसे जमा करवा दें। यानी ये समझ लें कि गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आया याद दहानी का कि आप जमा करवा दें, आपने जमा करवाना था, नहीं करवाया, करा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तकरीबन 21 रुपए का तार था, मैंने सारे लफ्ज गिने। अब इंटरेस्टिंग बात आप समझें, चलान था 75 पैसे का, 75 पैसे, यानी वो लिखा है पौना रुपया, यानी 1 रुपए से भी कम। लेकिन वो 1 रुपए से कम वसूली के लिए जो तार भेजा गया उस पर खर्चा आया 21 रुपए। बात समझ रहे हैं? अब ये बात को समझिए, यानी वहां गवर्नमेंट का मकसद चालान करने का मतलब ये नहीं होता पैसे इकट्ठे किए जाए, वहां चालान करने का मतलब वार्न करना होता है। तो अब देखिए ये अकलमंदी तो नहीं लग रही ना, कि एक चालान जो 1 रुपए से भी कम का है उसके लिए आप नोटिस भेज रहे हैं और उस पर खर्चा 21 रुपए कर रहे हैं। यानी गवर्नमेंट 75 पैसे 75 पैसा वसूल करने के लिए 21 रुपए का खर्चा कर दिया तार भेजने का। तो इसका मतलब समझे, हमारे यहाँ स्टूडेंट पाकिस्तान में चालान करते हैं गवर्नमेंट पैसे कमाने के लिए, आप चालान करने पैसे कमाएं, लेकिन वहां देखिए वहां गवर्नमेंट का मकसद पैसे कमाना नहीं होता, इस्लाह करना होता है ताकि लोग जुर्म ना करें। तो 75 पैसे की रिकवरी के लिए जो नोटिस भेजा उस पर खर्चा आया 21 रुपए। इशफाक साहब लिखते हैं, मुझसे ये कोताही हुई कि मैं फिर भूल गया। अब एक और तार आया तो देखिए 21 रुपए उनका खर्चा, दोबारा 21 रुपए खर्चा भेजा, वसूल करने सिर्फ 75 पैसे। ये देखिए नहीं, ये मतलब वहां चालान का मतलब जुर्माना करना नहीं होता, मकसद कानून पे अमल दरामद कराना। दोबारा एक और तार आया जी टेलीग्राम, और लिखा गया, अगर आप अब भी रकम जमा नहीं करवाएंगे तो फिर हमें अफसोस है कि कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। खुद तो आप नहीं करा रहे, आपको अदालत बुलाएंगे। मुझसे कोताही हुई, कोताही सुस्ती कह ले, नहीं जा सका, यानी एक नोटिस आया तब भी नहीं गए, दूसरा नोटिस आया तब भी नहीं गए। और आपने पढ़ा नौजवानी की लाव वाली उम्र है, उसमें इतनी परवाह नहीं होती। तब मुझे कोर्ट से एक समन आ गया कि फलां तारीख को अदालत में पेश हो जाए, और ये जो आपने हुक्म अदूली की है, ये अदालत का हुक्म तोड़ा है, कानून तोड़ा है, इसके बारे में आपसे पूरा इंसाफ किया जाएगा। अब मैं डरा, यानी पहले तो सिर्फ चालान था ना, अब कोर्ट से नोटिस आ गया। और जिन मेरे के सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ा खतरनाक होता है, यानी अगर अदालत से सजा हो जाए ना तो सरकारी मुलाजमीन की नौकरी, जॉब भी जा सकती है। तो एक तो ये होता है जॉब जा सकती है, दूसरी बात तो है भी दूसरे मुल्क में, गैर मुल्क में, तो अब डरना बनता है ना। तो कहते अब मैं डरा, मेरी सिटी गुम हुई। सिटी गुम होना, हवास बाख्ता होना, घबरा जाना, परेशान हो जाना। परेशान हुआ कि मैं दयारे गैर में हूं, दयारे गैर परदेश मुल्क, मुल्क से बाहर, कोई मेरा हामी व मददगार नहीं, हामी दोस्त कह ले। मैं किसको अपना वाली बनाऊंगा? वाली बनाना, वारिस बनाना, यानी अब कौन ये इन मामलों को परसू कौन करेगा? अगर मुझे जेल भेज देते हैं तो पीछे मेरा केस कौन लड़ेगा? मेरे पीछे तो कोई है भी नहीं, मैं तो अकेला हूं। मेरा डॉक्टर था, डॉक्टर बाल्दी, यानी वहां उनके एक दोस्त थे जो डॉक्टर भी थे और दोस्त बने हुए थे, बाल्दी उनका नाम है। मैंने उनसे कहा मुझे वकील कर। तो अच्छा, ये एमसीक्यूज में इस तरह का सवाल आ सकते हैं कि उनके डॉक्टर का क्या नाम था। उसने कहा मेरा एक दोस्त है, उसके पास चलते हैं। उसके पास गए, यानी ये डॉक्टर बाल्दी के पास गए और वो इनको लेके अपने एक दोस्त वकील के पास चला गया। सिटी गुम होना आपने देखा, वास भागता होना, घबरा जाना, दयारे गैर परदेश मुल्क, वली बनाना, वारिस बनाना। वकील साहब के पास पहुंच गए जी। तो वकील ने कहा, उसने कहा ये थोड़ा पेचीदा हो जाएगा अगर मैं गया अदालत, यानी वकील ने मशवरा दिया वकील ना करें, बेहतर है खुद ही जाके माफी मांग ले, क्योंकि अगर आपने वकील किया तो अदालत कानूनी नुक्ते निकालेगी और आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। बेहतर है जाके खुद ही रिक्वेस्ट कर ले, माफी मांग ले, आपके लिए वकील ना करना बेहतर है। ये कौन मशवरा दे रहा है? वकील। अब देख लें वहां के वकील भी कितने ईमानदार है, वरना वकील को तो पैसे चाहिए होते हैं ना। या आप वकील के पास जाएं, आपका केस नहीं भी बनता ना
वकील कहेगा पैसे दे मैं बना देता हूं। जो केस नहीं भी बनता वकील पैसे लेके बना देते हैं। मैं खुद भी वकील हूं इसलिए मैं जानता हूं ये सारा सिलसिला। ठीक है, सब ऐसे नहीं होते लेकिन ज्यादा ऐसे ही होते हैं। लेकिन वहां देखिए वकील को तो पैसे बुरे नहीं लगने चाहिए, लेकिन वो कह रहा है कि बेहतर है कि आप वकील ना करें, खुद ही जाए। बेहतर ये प्रोफेसर साहब जाएं और खुद जाकर फेस करें। इंग्लिश में कहते हैं फेस द म्यूजिक, यानी अदालत का खुद सामना करें। अदालत की खिदमत में ये अर्ज करें कि चूंकि मैं कानून को ठीक तरीके से नहीं जानता था, यानी एक लेम एक्सक्यूज ही होगा ना, मैं यहाँ पर एक गैर मुल्की हूं तो मुझे माफी दी जाए। माफी तलब कर लें, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। मैंने कहा ठीक है, चुनाचे मैं डरता डरता चला गया। फेस करना यानी अदालत का सामना करना। आगे वो तफसील बताते हैं कि अगर आपको रूम जाने का इत्तेफाक हुआ हो तो प्लास और पैलेस ऑफ जस्टिस, ठीक है जी, पैलेस महल कह लें, यानी वहां की अदालतों के कमरे भी बड़े शानदार। हमारे यहाँ तो अदालतों के कमरे भी टूटे छूटे होते हैं ना, यानी एक तरह का महल होता है वहां जहाँ जजेस बैठते हैं। तो पैलेस ऑफ जस्टिस वो रूम के जमाने का बड़ा वसी और यानी काफी बड़ा था है। उसे तलाश करते करते हम जज के कमरे में पहुंचे तो वहां तशरीफ फरमा थे। वहां कोर्ट रूम होते हैं, बाद नंबर लिखा होता है, आपको ढूंढना मसला नहीं बनता। मुझे तरतीब से बुलाया गया, यानी जब बारी आई, और भी केस होते हैं ना, तो मैं चला गया। अब बिल्कुल मेरे बदन में रूह नहीं और मैं खौफजदा हूं। ठीक है, बदन में रूह नहीं यानी बदन में ताकत नहीं, डरा हुआ हूं कि बनेगा क्या। और रूम आपको बताया इटली का दारुल हुकूमत, नीचे मुश्किल अल्फाज के मायनी आप देख रहे हैं, मैं साथ साथ लिख देता हूं। अब बिल्कुल मेरे बदन में रूह नहीं, मैं खौफजदा हूं और कांपने की भी मुझ में जरूरत नहीं, इतनी मत भी नहीं, इसलिए तशन्नुद जैसी कैफियत होगी। तो झटके आपने देखो बीमार को यूं, आपने देखा होगा बाद बीमार यूं एकदम झटका लगता है। तो ये झटके लग रहे हैं किस वजह से? बीमार नहीं है, खौफ की वजह से, डर की वजह से झटके लग रहे हैं उनको। उन्होंने कहा, उनका मतलब अदालत, उन्होंने हुक्म दिया आप खड़े हो इस कटहरे के अंदर। कटहरा विटनेस बॉक्स, जहां पे विटनेस को, गवाह को या मुल्जिम को खड़ा करके सवाल जवाब करते हैं। अब अदालत ने मुझसे पूछा कि आपका चालान हुआ था और आपको हुक्म दिया गया था कि ये 12 आने डाक खाने में जमा करवा दें, क्यों नहीं करवाए? 12 आने 1 रुपए में, अब आपको तो आनों का पता नहीं होगा ना, 1 रुपए में 16 आने होते हैं, तो 12 आने नहीं 75 पैसे, 75 पैसे। ठीक है जी, क्यों नहीं करवाए? मैंने कहा जी मुझसे कोताही हुई है। ठीक है, 12 आने 75 पैसे मुझे करवाने चाहिए थे, लेकिन मैं, अब देखिए मैं के बाद डॉट डॉट लगे हुए, इसका मतलब क्या है कि अशफाक अहमद साहब बात कर रहे हैं लेकिन जज ने उनको टोक दिया, उनकी बात नहीं सुनी। कहा, उसने कहा यानी जज ने कहा, कितना वक्त जाया हुआ, कितना पुलिस का हुआ, यानी आपने पहले पुलिस का वक्त भी जाया किया, और अब कितना जस्टिक जिसको हम जस्टिस कहते हैं ना, जज को जस्टिस कहते हैं, लेकिन उनकी जस्टिक लिखा हुआ है, कितना जस्टिक का वक्त जाया हो रहा है, जस्टिस अदालत का वक्त जाया हो रहा है। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए था, हम इस बारे में आपको कड़ी सजा देंगे, कड़ी सजा, सख्त सजा। यानी आपने अदालत का टाइम भी जाया किया, आपने पुलिस का वक्त भी जाया किया, और जिस तरह आपने पढ़ा कि जो उनको नोटिस मिले उन पे गवर्नमेंट का खर्चा भी हुआ। वसूल तो 75 पैसे करने थे और गवर्नमेंट का काफी खर्चा हुआ। आपने पढ़ा कि एक नोटिस जो टेलीग्राम आया उस पर 12 रुपए खर्चा आया और उनको 2 टेलीग्राम आए थे। मैंने कहा जी मैं यहाँ पर एक फॉरनर हूँ, फॉरनर आप जानते हैं गैर मुल्की, परदेसी हूं जैसा हमारा बहाना होता है, हालांकि ला जानते हैं वो। मैं कुछ ज्यादा आदाब नहीं जानता, आदाब यानी यहाँ के कानून नहीं जानता, कानून से मैं वाकिफ नहीं हूं, तो मुझ पर मेहरबानी फरमाए। उन्होंने कहा, जज ने, आप जबान तो ठीक ठाक बोलते हैं, यानी आप इंग्लिश में बात करें, मेरी बात समझ रहे हैं, तो आप फॉलो तो कर रहे हैं, वजाहत कर रहे हैं, अब क्या आप क्या करते हैं? यानी अब जज पूछ रहा है आप क्या करते हैं। अच्छा, क्यों पूछ रहा है ये वजह भी समझें कि अब अदालत ने करना है जी जुर्माना, ठीक है जी, क्योंकि उन्होंने कानून वायलेट किया है, तो वही कोर्ट देखती है माली हैसियत, कहीं अमीर आदमी को जुर्माना ज्यादा किया जाता है, गरीब को कम किया जाता है। जिस तरह डॉक्टर पूछते हैं ना आप क्या करते हैं, वो क्यों पूछते हैं?
वो देखते हैं अगर मोटी सामी है तो फीस ज्यादा लें, गरीब है तो फीस कम लें। तो इसी तरह अदालत भी देखती है कि इसकी हैसियत क्या है, उसके मुताबिक जुर्माना किया जाए। ठीक है जी। तो पूछा क्या करते हैं, मैं चुप खड़ा रहा। अब शर्म के मारे बता भी नहीं रहे कि मैं टीचर हूं, शर्म आ रही है ना बताते हुए कि मैं उस्ताद हूं। अब क्या कहूं कि ये उस्ताद साहब के ये काम है। फिर उन्होंने पूछा, दोबारा पूछा, अदालत आपसे पूछती है आप कौन है, आपका पेशा क्या है। मैंने कहा मैं एक टीचर हूं, बताना पड़ा, प्रोफेसर हूं और रोम यूनिवर्सिटी में। तो जज साहब कुर्सी को साइड पे करके खड़ा हो गए। एहतराम, जब मैं बैठा हूं ना, जब पता लगा उन्होंने फौरन कुर्सी एक साइड पे की, यूं यूं एकदम खड़े हो गए। ठीक है जी। तो यानी किसी का एहतराम करने के लिए, किसी को प्रोटोकॉल देने के लिए खड़ा। उन्होंने ऐलान किया, टीचर इन द कोर्ट, टीचर इन द कोर्ट। यानी अदालत में एक मोअज़्ज़ज़ उस्ताद साहब आए हुए हैं, वहां इतनी इज्जत होती है उस्ताद की। जैसे ऐलान किया जाता है वो सारे खड़े हो गए। सारे का मतलब जज तो खड़ा था, कोर्ट का अमला होता है, ऑफिसर होता है, पुलिस होते हैं, वकील होते हैं, गवाह होते हैं, दूसरे लोग सब खड़े होके, जितने भी लोग कोर्ट में मौजूद थे, मुंशी मुंशी यानी आप समझ लें क्लर्क ऑफ द कोर्ट, थानेदार, पुलिस ऑफिसर, अमलदार यानी वहां का जो कोर्ट ऑफ द स्टाफ थे, जितने भी थे सब खड़े हो गए। और उसने हुक्म दिया, अ टीचर हैज कम टू द कोर्ट, चेयर शुड बी ब्रॉट फॉर द टीचर। उस्ताद मोहतरम के लिए कुर्सी लाई जाए। नहीं, पहले वो खड़े थे, अशफाक अहमद खड़े थे, सब बैठे हुए थे, जज भी खड़ा हो गया, अमला भी खड़ा हो गया और हुक्म दिया जज ने कि प्रोफेसर साहब हैं, उस्ताद साहब हैं, इनके लिए कुर्सी पेश कीजिए, कुर्सी पर बैठे, ये खड़े ना हो। वह ये उस्ताद का एहतराम। स्टूडेंट्स, हमारे मुआशरे में और वेस्ट में ही फर्क है, वह उस्ताद का एहतराम है। हमारे यहाँ उस तरह उस्ताद का एहतराम नहीं है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई कि वो एहतराम तो कर रहे हैं उस्ताद साहब का, लेकिन क्या जुर्माना भी माफ करेंगे या नहीं करेंगे, ये हम देखेंगे तीसरे लेक्चर में। अब वो कटहरा छोटा सा, यानी इशफाक अहमद साहब खुद लिख रहे हैं कि उनके साथ फिर क्या बना, जिसको मैं पकड़ कर खड़ा हूं, वो विटनेस बॉक्स, वो कुर्सी ले आए। पहले इशफाक अहमद साहब खड़े हुए थे, बाकी सारे बैठे हुए थे। अब अदालत का अमला, कोर्ट, मुलाजिम, पुलिस ऑफिसर सारे खड़े हो गए और इशफाक साहब को कहा जा रहा है बैठे, क्योंकि वो एक उस्ताद को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। हुक्म हुआ तू टीचर है, खड़ा नहीं रह सकता। तो फिर उसने एक बानी पढ़ना शुरू कर दी। बानी क्या होता है जी, आपकी बुक में लिखा हुआ है काफियादार जुमले, लच्छेदार जुमले, यानी बज़ाहिर तारीफ करना, किसी की तारीफ करना, यानी पहले किसी की तारीफ करना और फिर उसके बाद उनको जुर्माना भी करेंगे। तो बज़ाहिर तारीफ की जा रही है। काफियादार जुमले यानी घुमा फिरा के लच्छेदार जुमले, उसको बानी कहते हैं। पहले तो उसे बानी पढ़ना, यानी पहले तारीफ की और क्या कहा, जज ने कहा, ए मोअज़्ज़ज़ उस्ताद, ए दुनिया को इल्म अता करने वाले उस्ताद, ए मोहतरम तरीन इंसान, ए मोहतरम इंसानियत, आप ही ने हमको अदालत का और अदल का हुक्म दिया, अदल इंसाफ करना। यानी वो भी तो किसी उस्ताद के पास पढ़ के आया होगा ना जज, तो अपने उस्ताद की ज़रा बात करें। इशफाक अहमद साहब पास तो नहीं पढ़ा, लेकिन जो टीचर होता है वो टीचर ही होता है। और कहते हैं आप ही ने हमें ये इल्म पढ़ाया है और आप ही की बदौलत हम इस जगह पर बरजमान हैं। यानी वो कहते हैं मैं जज बना हूं, इसलिए आपके फरमान के मुताबिक मजबूर है। आपके फरमान का क्या मतलब कि इंसाफ करो। ठीक है जी, किसी के साथ जाते रहो, इंसाफ करो। और इंसाफ ही है कि उन्होंने कानून तोड़ा है और फिर मुस्कुराकर पुलिस वाले का मजाक भी उड़ाया है, तो जुर्माना तो आपको होगा। आप उस्ताद हैं, इज्जत आपकी अपनी जगह पे, लेकिन कानून अपनी जगह पे। ठीक है जी। तो वो जज साहब अब इशफाक अहमद साहब से मुखातिब है, लेकिन कुर्सी पे पहले बिठाया है, प्रोटोकॉल भी दे रहे हैं और कहते हैं अदालत ने जो ज़ाब्ता कायम किया है, ज़ाब्ता प्रोसीजर कह रहे हैं, अदालती तरीक़ाकार कह लें, उसके तहत आपको चेक करें। यानी अब हमारी मजबूरी है, हमने कोर्ट प्रोसेस, यानी वी हैव टू फॉलो द कोर्ट प्रोसेस, ये मतलब बनेगा। बावजूद इसके में कि इस बात की शर्मिंदगी, हम शर्मिंदा हैं और हम बेहद अफसुर्दा दुखी होना,
तकलीफ में होना कि हम एक उस्ताद को, जिससे मोहतरम और कोई नहीं होता, अपनी अदालत में ट्रायल कर रहे हैं। ट्रायल कहते हैं अदालती कार्रवाई, यानी अदालती कार्रवाई जिसके बाद मुलजिम को सजा दी जाती है। तो वो जो कोर्ट प्रोसीडिंग, इंग्लिश में आप कोर्ट प्रोसीडिंग कहते हैं, उसको कहेंगे ट्रायल। और ये किसी भी जज के लिए इंतहाई तकलीफ दे मौका है कि कोर्ट में, कचहरे में एक उस्ताद मुकर्रम हो और उसे ट्रायल किया जाए। यानी जज साहब कह रहे हैं हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमें बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि हम आप पे केस चला रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि कानून का तकाजा ये है, हमने कानून को भी पूरा करना है। तो अब मैं शर्मिंदा अपनी जगह पे, इशफाक साहब कह रहे हैं या अल्लाह ये क्या शुरू हो रहा है। मैंने कहा, यानी इशफाक अहमद साहब जज को कह रहे हैं, हजूर जो भी आपका कानून है, इल्म या जैसे कैसे भी आपका ज़ाब्ता है, यानी कोर्ट प्रोसेस है, उसके मुताबिक करे, मैं हाजिर हूं। बड़ी मीठी मीठी किट लगाई है ना इशफाक अहमद साहब की, आपने अभी सुना। तो अब वो शर्मिंदी से कह रहे हैं मैं हाजिर हूं जी, कर दे जुर्माना। तो उन्होंने कहा, यानी जज ने कहा, हमने निहायत शर्मिंदगी के साथ और निहायत दुख के साथ और गहरे अलम के साथ, अलम भी दुख तकलीफ को कहते हैं, आपका डबल जुर्माना करते हैं। 1.5 रुपया हो गया, यानी पहले था 75 पैसे, ठीक है, 12 आने था 75 पैसे, और 75 का 75 पैसा और उसका डबल क्या बना, 1.5 रुपया, यानी 1.5 रुपये। लेकिन आप देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में कि हमारे यहाँ जुर्माना गवर्नमेंट करती है ताकि पैसे इकट्ठे करें, वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ जुर्माना पैसे इकट्ठे करने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि लोगों को कानून पे अमल करने के लिए किया जाता है। नोटिस कितना था, सिर्फ उन्हें जान दे रहे थे 12 आने 75 पैसे, और टेलीग्राम भेजा गवर्नमेंट इस पे 12 रुपए खर्चे है, ठीक है जी। लेकिन बहरहाल अब जुर्माना डबल कर दिया, यानी कहा 75 पैसे, उसका डबल हो गया 1.5 रुपये, 1.5 रुपये, ठीक है जी। जुर्माना कर दिया क्योंकि इन्होंने कानून तोड़ा था। अब जब मैं उठ के उस कुर्सी से, उस कटहरे से निकलकर शर्मिंदा सा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, इशफाक अहमद साहब कह रहे हैं कोर्ट रूम से बाहर आ रहा था, वो जो जज था, उसका अमला था, उसके मुंशी थे, वो सारे जनाब मेरे पीछे पीछे, आ टीचर इन द कोर्ट, आ टीचर इन द कोर्ट कहे जा रहे थे, यानी बाकायदा अनाउंसमेंट कर रहे हैं। इशफाक साहब आगे हैं, कोर्ट का सारा अमला पीछे है, और अनाउंस कर रहे हैं कि एक उस्ताद नहीं कर रहे हैं। हम एहतराम फायका के साथ, एहतराम में फायका होता है बहुत ज़्यादा, जिस सुपरलेटिव जिसको डिग्री कहते हैं, यानी बहुत ज़्यादा अदब एहतराम के साथ आपको रुखसत करते हैं। मैं कहूँ मेरी जान छोड़े, ये बाहर निकल के मेरे साथ क्या करेंगे। इशफाक साहब शर्मिंदा हो रहे हैं, उन्हें फाइन तो कर दिया लेकिन प्रोटोकॉल पूरा दे रहे हैं। आगे तक मेरी मोटर तक छोड़कर, मोटर तक यानी कार तक, जब तक मैं वहां से स्टार्ट नहीं हो गया, वो अमला वहां पर वैसे ही खड़ा रहा, यानी जिस तरह सी ऑफ करना कहते हैं ना, तो पूरा अमला कोर्ट का निकल के बाहर आया मुझे सी ऑफ करने। ये थी जनाब अदालत की कार्रवाई। अब मैं लौट के आया, यानी घर वापस आया, तो समझा या अल्लाह मैं बड़ा मोअज़्ज़ज़ आदमी हूं। पाकिस्तान में तो उस्ताद की इस तरह कदरों कीमत नहीं होती ना, वहां जो ने देखा कितना प्रोटोकॉल टीचर का, और मोहल्ले वालों को आकर बताया कि मैं ऐसे गया था वहां पर और ये हुआ, यानी मुझे इतनी इज्जत दी कि सब खड़े हुए मेरे लिए। और वो भी जनाब जो मेरी लैंड लेडी थी, यानी वो मालिक मकान खातून जो थी, वो भी बड़ी खुशी के साथ मोहल्ले में चौड़ी होकर घूम रही थी कि देखो हमारा ये टीचर गया, कोर्ट ने इतनी इज्जत की, इसकी इतनी हौसला अफजाई हुई। यानी वो बता रही है कि देखिए कितना प्रोटोकॉल मिला इनको। तो मैं ये समझा कि इसके साथ मेरी तनख्वाह में भी इजाफा होगा। टीचर है ना, उन्होंने कहा वहाँ देखिए पाकिस्तान में उस्ताद की इज्जत भी कम है और तनख्वाह भी कम है, सीधी बात है। टीचिंग बेटा लो पेड प्रोफेशन है पाकिस्तान में। तो इशफाक अहमद समझ रहे हैं कि वहाँ अगर टीचर की इज्जत इतनी ज़्यादा है तो इसके मतलब टीचर की तनख्वाह भी ज़्यादा होगी, ठीक है जी। देसी आदमी जो है ना, यानी लोकल यहाँ का, चाहे वो टीचर भी हो, वो ग्रेड का जरूर सोचेगा, यानी मेरी ग्रेड की तरह, जिस ग्रेड स्केल जिसको कहते हैं, पाकिस्तान में 1 से 22 तक स्केल होते हैं, और ज़ाहिर है जो स्केल बड़ा होता है तो तनख्वाह भी ज़्यादा होती है।
कितनी भी आप इज्जत दें, कितना भी एहतराम दे लें, फिर भी वो जरूर सोचेगा, यानी इशफाक साहब बता रहे हैं टीचर जरूर सोचेंगे, फिर भी वो जरूर सोचेगा कि मुझे कहीं से 4 पैसे भी मिलेंगे कि नहीं। देखिए सिर्फ इज्जत से तो पेट नहीं भरता ना, उसके लिए पैसे भी चाहिए। मैंने अपने रेक्टर से पूछा, रेक्टर आप समझ लें वहां का जो वाइस चांसलर कह लें, यूनिवर्सिटी का जो हेड होता है, तो मैंने रेक्टर से पूछा, उसने कहा नहीं। रेक्टर से क्या पूछा, मेरी तनख्वाह बढ़ेगी, यानी क्या यहाँ तनख्वाह, यानी पूछना ये चाह रहे हैं कि जिस तरह टीचर की इज्जत ज्यादा है तो क्या तनख्वाह भी ज्यादा है। तो उसने कहा नहीं, तनख्वाह यहाँ प्रोफेसर की उतनी ही है जितनी तुम्हारे पाकिस्तान में, यानी तनख्वाह ज्यादा नहीं है। ठीक है जी, वो कोई माली तौर पर इतने बड़े नहीं है, लेकिन इज्जत के एतबार से बड़े। सैलरी आपकी इतनी होगी इतनी पाकिस्तान में, लेकिन टीचर की इज्जत बहुत ज्यादा है, रुतबा उनका बहुत ज्यादा है। और कोई शख्स यहाँ कोई ब्यूरोक्रेट हो, ब्यूरोक्रेट होते हैं बड़ा सरकारी ऑफिसर, जो बड़े स्केल के सरकारी ऑफिसर होते हैं उनको ब्यूरोक्रेट कहते हैं। ठीक है, इसको उर्दू में अफसर शाही भी कहते हैं। यहाँ कोई जज हो, आपने देख ही लिया, यहाँ का ताजर हो, यहाँ का फ्यूडरल लॉर्ड बड़े बड़े जागीरदार जिनके पास बड़ी बड़ी जागीरें, जमीनें और प्रॉपर्टीज होती हैं, वो उस्ताद के रुतबे के पीछे इस तरह से चलता है जैसे रूम के दिनों में गुलाम अपने आका के पीछे पीछे चलते हैं। यानी कदीम रूम में आगे जिस तरह मालिक चलता था ना, आका पीछे गुलाम चलते थे, तो इस तरह रूम में उस्ताद के पीछे इस तरह से चलते हैं। यह आपको एक वाक्य सुनाओ शौक अहमद साहब का, वो लिखते हैं कि वो यही यही रूम के बारे में लिखते हैं कि मैं एक दोस्त के साथ, टीचर के साथ आ रहा था, तो कहते हैं मैंने नोटिस किया, आपकी बुक में नहीं, आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं, कहते मैंने नोटिस किया कि स्टूडेंट पीछे से छलांगे लगा लगा के गुजर रहे हैं। मैं बड़ा हैरान, चलो मैंने कहा एक आध दफा इत्तेफाक होता है, जो भी गुजर है वहां से छलांग जंप लगा के गुजर है। तो शाख साहब कहते मैं बड़ा हैरान हुआ, तो मैंने अपने साथी टीचर से पूछा ये जंप लगा लगा के क्यों गुजर रहे हैं। तो उन्होंने बड़ी हैरान कुन बात बताई कि एक्चुअली हम जा रहे हैं और हमारा साया पड़ रहा है, यानी भाई अशफाक साहब का टीचर का साया पड़ रहा है, जो अक्स जमीन के ऊपर साया पड़ रहा है। तो स्टूडेंट समझते हैं कि टीचर के साये के ऊपर भी पाँव आ गया तो टीचर की तौहीन है, तो जंप लगा रहे हैं, जब आपका हमारा साया पड़ता है जंप लगा के निकलते हैं कि नहीं उस्ताद के साये के ऊपर भी हमारा पाँव ना आ जाए। तो देखिए इतनी इज्जत है वहां उस्ताद की। ठीक है, तो ये आप देखें ही बात कर रहे हैं, लेकिन माली तौर पर इतने वो नहीं है। तो वो रेक्टर साहब उनको बता रहे हैं माली तौर पर वो बेचारे हैं, उनका यही उनका कमाल है कि माली तौर पे कमतर है, यानी मुआवजा तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन रुतबे के एतबार से बहुत ऊंचे। जैसे सुकरात जो था, सुकरात कौन था, मैंने नीचे तफसील लिख दी है। ये जी यूनान का एक फलसफी था, 399 कबल ईसा, हज़रत ईसा की पैदाइश से भी तकरीबन 400 साल पहले यूनान में पैदा हुआ। रस्मी अकायद से इख्तलाफ की बुनियाद पर जहर का प्याला पीना पड़ा, उसको जहर दे दिया गया था, और अफलातून इसी का शागिर्द था सुकरात का। तो सुकरात की बात हो रही है। जैसे सुकरात था वो अपने खंडरों में और फोरम में, फॉर्म यानी जलसा करता था, यानी खिताब करता था, फॉर्म में खड़े होकर नंगे पांव बात करता था, लेकिन उसका एहतराम था। यानी सुकरात बहुत अमीर नहीं था, सादा कपड़े पहनता था, नंगे पांव रहता था, खंडरों में रहता था, लेकिन उसका एहतराम बहुत ज्यादा होता था क्योंकि वो उस्ताद। ठीक है जी, तो ये आपने देखा मुकम्मल आपका यह चैप्टर हुआ, और ये बुक जाविया से लिया गया था। ठीक है जी, तो आपने देखा कि यहां आपको क्या बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है कि वो कौमें, वो मुआशरे तरक्की करते हैं जहां उस्ताद का एहतराम। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इस तरह से नहीं है। तो इस आपीती में जो अपनी ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने उस्ताद के एहतराम के बारे में बताया। ठीक है जी, मैंने कोशिश की है जी इस सबक को दिलचस्प अंदाज में पेश करूं। अगर आपको पसंद आया हो और इससे इंशाल्लाह अगर आपने लेक्चर सुना है तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। तो अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ है तो मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है जी, मैं आपके लिए दुआ करूँगा, आप मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह आपका मेरा हम सब कामी और नासिर हो। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।